सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ेंगे जो कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था का होगा। इससे पहले हम लोग कृषि को ख़त्म कर चुके हैं, तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चैप्टर है हम लोग का औद्योगिक अर्थव्यवस्था और पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की विवेचना करें। यानी कि आज़ादी के बाद भारत का जो प्रथम औद्योगिक नीति था उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। हालांकि हम लोग यही चैप्टर सेक्शन सी में भी एक बार पढ़े हैं, तो इसको सेक्शन ए में भी पढ़ना है। और जो यहाँ पे जो सारा चीज़ है इनको हम लोग सेक्शन सी में भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा क्योंकि वहाँ भी औद्योगिक नीति को पढ़ना था। तो क्वेश्चन हो गया हम लोग का क्या, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की विवेचना करें। तो स्वतंत्रता के पूर्व भारत जो था वो ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन था और ब्रिटिश उपनिवेश के होने के कारण यहाँ की औद्योगिक विकास काफ़ी कम था क्योंकि ब्रिटिशों ने इस उपनिवेश को अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति करता तथा तैयार माल के बाजार के रूप में प्रयोग किया। मतलब क्या हो गया कि भारत जो था वो अंग्रेज का गुलाम था। ये क्या करता था कि भारत में जितने भी फसल हो गया या फिर जो भी कच्चे सामग्री का उत्पादन भारत में होता था उन सभी चीज़ों को उठा कर ले जाते थे अपने देश और फिर इन चीज़ों से वो नए नए वस्तु का निर्माण करते थे अपने देश में जाके और फिर उन वस्तु को आके भारत में वापस बेचते थे। यानी कि भारत का वो दोहरी प्रयोग कर रहे थे। एक तो कच्चे माल की पूर्तिकर्ता के रूप में क्योंकि भारत में फसल हो रहा था और उद्योग कहाँ लगा था, ब्रिटेन में लगा था। तो भारत से फसल ले जाके उद्योग में या ब्रिटेन के उद्योग में फसल से अन्य चीज़ें बनाई जा रही थी और उनसे जो उत्पाद हो रहा था, जो भी उत्पादन बन रहा था, उन सभी चीज़ों को वापस आके भारत में ही बेच रहे थे। तो कहीं ना कहीं भारतीयों का सामान है और भारतीय को ही बेचा जा रहा था और जो उद्योग था वो कहाँ लगाया गया था, ब्रिटेन में लगाया गया था। यानी कि अंग्रेज लोग मुख्य रूप से भारत को अपने उद्योगों के लिए, जो कि ब्रिटेन में था, उन उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्तिकर्ता के रूप में वो तैयार माल के बाजार के रूप में प्रयोग कर रहा था। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ब्रिटिशों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। और यदि अंग्रेजी काल में उद्योग का विकास हुआ भी तो उसमें सरकार का कोई भी योगदान नहीं रहा। यानी कुल मिलाकर अंग्रेज को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना था, तो इसके लिए वे किसानों का भी शोषण कर रहे थे। और कहीं ना कहीं अंग्रेजी काल में जितने भी उद्योग लगे वे सभी उद्योग अंग्रेजों के द्वारा ही लगाया गया। इसमें सरकार का योगदान लगभग नहीं के बराबर ही था। तो आज़ादी के पहले भारत क्या था, अंग्रेज का गुलाम था और गुलाम यानी कि उपनिवेश होने के कारण यहाँ की औद्योगिक विकास काफ़ी कम थी क्योंकि ब्रिटिशों ने भारत का उपयोग अपने देश में स्थित उद्योगों के कच्चे माल के पूर्तिकर्ता के रूप में और तैयार माल के बाजार के रूप में प्रयोग किया था। अब आज़ादी के बाद देश के औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1947 में औद्योगिक सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन की सिफारिश के आधार पर ही सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बीच उद्योगों का स्पष्ट विभाजन किया। तो 1947 में औद्योगिक सम्मेलन बुलाया गया और इसी सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योग के बीच में स्पष्ट विभाजन किया गया कि आपको ये सारा फील्ड में, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र इन फील्ड में काम करेगी और निजी क्षेत्र इन सभी फील्ड में काम कर सकती है। फिर आता है हम लोग का भारत का प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948। तो ये ध्यान रखना है कि भारत का पहला औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को आता है और उस समय के यानी कि तत्कालीन उद्योग और खनिज वाणिज्य मंत्री कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इनके द्वारा ही प्रथम औद्योगिक नीति को पेश किया गया था। तो ये याद रखना है कि भारत का प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग और वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा पेश किया गया था। और इस औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका पर बल दिया गया और इस नीति में उद्योग को 4 श्रेणियों में रखा गया। तो चूँकि भारत क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र भी देखने को मिलेगा और निजी क्षेत्र भी देखने को मिलेगा। तो जो प्रथम औद्योगिक नीति था उसमें मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र को भी जगह दिया गया और निजी क्षेत्र को भी जगह दिया गया। लेकिन हम लोग देखे थे क्या सेक्शन सी में कि जो मुख्य रूप से 1991 से पहले सरकार का जो झुकाव होगा वो सार्वजनिक क्षेत्र की ओर ज़्यादा होगा जबकि निजी क्षेत्र की ओर कम होगा। लेकिन एलपीजी रिफॉर्म होने के बाद भारत में सारी चीज़ लगभग निजीकरण की ओर चलने लगेंगे, यानी कि 1991 के बाद सरकार का झुकाव निजी क्षेत्र की ओर होना शुरू हो जाएगा। तो प्रथम उद्योग नीति के तहत उद्योग को 4 श्रेणी में रखा गया। अभी 1948 की उद्योग नीति के द्वारा देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव डाली गई जिसकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। तो पहला क्या हो गया कि 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों का स्पष्ट विभाजन किया गया था और इसको 4 श्रेणी में विभक्त किया गया। प्रथम श्रेणी में 3 महत्वपूर्ण उद्योग रखे गए जिन पर सरकार का एकाधिकार होगा, यानी कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होगा इसमें। और ये 3 उद्योग क्या थे, तो अस्त्र शस्त्र व युद्ध सामग्री वाला उद्योग होगा,
परमाणु ऊर्जा वाला होगा और रेल परिवहन वाला होगा, लेकिन वर्तमान में रेल में भी पीपीपी मोड देखने को मिल रहा है। द्वितीय में क्या हो गया, तो इसमें 6 उद्योग को रखा गया और इसका स्थापना का उद्देश्य सरकार द्वारा निश्चित किया गया, परंतु पुरानी इकाइयों को निजी क्षेत्र में ही बने रहने दिया गया। यानी कि 6 उद्योग है जिसका स्थापना का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से सरकार के पास है, लेकिन ऐसे उद्योग जो पुराने हैं तो उनको फिर निजी क्षेत्र में ही बने रहने दिया। और इन सभी उद्योग में जैसे कोयला उद्योग हो गया, लौह इस्पात उद्योग, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, खनिज तेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ और वायरलेस के यंत्रों व उपकरणों का निर्माण शामिल है। और इसी नीति के तहत यह तय किया गया कि इनमें निजी औद्योगिक इकाइयाँ कार्य करेगी, परंतु 10 वर्षों के बाद उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा और अगर आवश्यक हुआ तो फिर राष्ट्रीयकरण भी किया जाएगा। मतलब क्या हो गया कि द्वितीय श्रेणी में 6 उद्योग को रखा गया, जो कि मुख्य रूप से सरकार की जिम्मेदारी होगा उसका स्थापना करने का, लेकिन जो पुराने उद्योग थे उनको फिर से निजी क्षेत्र के पास ही रहने दिया, जैसे कोयला उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, वायुयान या जलयान हो गया, तो इन सभी को मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के हाथ में दिया गया। लेकिन कंडीशन था क्या कि इन सभी उद्योगों को 10 वर्ष के बाद इनका मूल्यांकन किया जाएगा और अगर सरकार को ऐसा महसूस होता है कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है, तो फिर ऐसी स्थिति में इन सभी उद्योगों का जो कि निजी क्षेत्र के पास है उनका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। तो राष्ट्रीयकरण मतलब क्या होगा कि किसी निजी कंपनी या फिर उद्योग पर सरकार का नियंत्रण ले लेना। तो सरकार को अगर ऐसा महसूस हुआ कि ये जो निजी कंपनी है अब इसको गवर्नमेंट बना देना है, तो सरकार क्या करेगी, उसको अपने नियंत्रण में ले लेगी और इसी को हम लोग राष्ट्रीयकरण या फिर नेशनलाइजेशन कहते हैं। तो ये हो गया दूसरा श्रेणी। अब है तीसरा श्रेणी। तो इसमें 18 उद्योग को जगह दिया गया और जो निजी क्षेत्र द्वारा सरकारी नियंत्रण से चलाए जाने थे, यानी कि इसमें निजी क्षेत्र होगा लेकिन उसमें कंट्रोल सरकार का होगा, जैसे कि मशीन टूल्स हो गया, चीनी उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया या फिर सूती वस्त्र और रसायन उद्योग, ये सब हो गया। और चतुर्थ श्रेणी में शेष सभी उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए रखा गया, परंतु उद्योग विशेष की प्रगति असंतोषजनक होने पर सरकार द्वारा इस क्षेत्र पर में भी हस्तक्षेप किया करने का अधिकार है। यानी कि क्या हो गया, सबसे पहले कि 1948 में औद्योगिक नीति में उद्योग को 4 श्रेणी में विभक्त कर दिया गया। प्रथम श्रेणी में क्या था, प्रथम श्रेणी में 3 महत्वपूर्ण उद्योग को रखा गया जिसपे पूरी तरीके से कंट्रोल सरकार का था, जिसमें अस्त्र शस्त्र और युद्ध सामग्री वाला उद्योग आ गया, परमाणु ऊर्जा उद्योग आ गया और रेलवे परिवहन आ गया, ये वाला जिसमें सरकार का पूरी तरीके से कंट्रोल था। फिर द्वितीय श्रेणी में 6 उद्योग का रखा गया जिसकी स्थापना का जिम्मेदारी पूरी तरीके से सरकार को था, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे पुराने उद्योग जिनको निजी क्षेत्र के पास ही बने रहने दिया। लेकिन अगर आने वाले टाइम पे सरकार को ऐसा महसूस होगा कि इन सभी निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए तो फिर सरकार उनका राष्ट्रीयकरण कर सकती है। तीसरा क्या हो गया, तो तीसरा में क्या हो गया कि 18 उद्योग को रखा गया जो कि निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित होगा, लेकिन नियंत्रण जो होगा वो सरकार के द्वारा होगा उसमें, जैसे मशीन टूल्स हो गया, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये सब हो गया। और चतुर्थ श्रेणी में बाकी सभी उद्योग, यानी कि जो तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के अलावा और भी जो उद्योग है उनको चतुर्थ श्रेणी के उद्योग में रखा गया। परंतु अगर इन उद्योगों का जो प्रगति था वो अगर असंतोषजनक अगर सरकार को लगा तो फिर सरकार भी चतुर्थ श्रेणी में हस्तक्षेप करेगी। अब है विदेशी पूंजी को स्वीकार किया गया, लेकिन इस पर सरकार का नियंत्रण आवश्यक माना गया, यानी कि जो भी उद्योग उसमें हम लोग विदेशी निवेशक भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार का नियंत्रण आवश्यक माना गया। औद्योगिक विकास के लिए श्रमिक एवं मिल मालिक के बीच पारस्परिक सुधार हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पारित किया गया, यानी कि जो भी मजदूर होंगे उनको न्यूनतम इतना मजदूरी मिलेगा ही। टैक्सेशन की नीति इस प्रकार होगी, व्यापार में अनुचित प्रतियोगिता को रोका जाए, यानी कि ऐसा नहीं कि फालतू का प्रतियोगिता बढ़ते जा रहा है मार्केट में, तो टैक्सेशन इस प्रकार से भी नहीं होना चाहिए। और उपरोक्त नीति के कारण औद्योगिक विकास को काफ़ी बढ़ावा मिला, लेकिन 1954 की औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के तहत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के उद्योग को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। तृतीय मतलब ये वाला हो गया हम लोग का कि जो 18 उद्योग था जिस पर नियंत्रण जो था वो सरकार के द्वारा रखा गया था, और चतुर्थ श्रेणी के उद्योग तो जो तीनों में नहीं था, उसके अलावा जितने भी उद्योग थे वे सभी चतुर्थ श्रेणी में आ गया। तो लाइसेंस नीति जब लाया गया तो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के जितने भी उद्योग थे उन सभी उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया, क्योंकि अगर बिना लाइसेंस के ये सभी उद्योग नहीं खोल पाएंगे। तो अगर लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया तो कहीं ना कहीं अब क्या हो जाएगा, करप्शन बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, क्योंकि इनको लाइसेंस लेना है कंपनी को, और लाइसेंस लेने के लिए हो सकता है कि जो भी मंत्री होगा या फिर जो भी मीडिएटर होगा उसको काफ़ी अधिक मात्रा में पैसा देना पड़ेगा, घूस देना पड़ेगा, तो भ्रष्टाचार भी बढ़ जाएगा, जो कि औद्योगिक विकास में बाधक का काम कर रहा था। और इसी को देखते हुए फिर से 1956 में द्वितीय औद्योगिक नीति प्रस्तुत की गई। तो ये रहा हम लोग का भारत का प्रथम औद्योगिक नीति, जो कि उस समय के यानी कि तत्कालीन उद्योग और वाणिज्यिक मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा वर्ष 1948 में
पेश किया गया था और मुख्य रूप से इसमें उद्योगों को 4 भाग में बांट दिया गया था। अब आता है कि लाइसेंसिंग नीति लाया गया, जिसके तहत तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र के जितने भी उद्योग हैं उनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हो गया, भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। यानी कि फिर से महसूस किया गया कि भारत में एक नया औद्योगिक नीति होना चाहिए। परिणाम स्वरूप 1956 में द्वितीय औद्योगिक नीति प्रस्तुत किया गया। तो हम लोग को इसी अगला क्वेश्चन में इसी चीज़ को पढ़ना है। तो औद्योगिक नीति 1956 के उद्देश्य एवं विशेषताओं का उल्लेख करें। तो यह नीति द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय बनाई गई थी। तो पहला पंचवर्षीय योजना हम लोग का हो गया 1951 से लेकर 1956 तक हो गया, और फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वो हम लोग का 1956 से लेकर हो गया हम लोग का 1961 तक हो गया। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था, इसी के मध्य में यानी कि इसी के शुरुआती समय में द्वितीय औद्योगिक नीति भारत में बनाया गया था। और इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो तीव्र औद्योगिक विकास करना था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से उद्योग पर ही निर्भर था, और प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दिया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय ही भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति बनाया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तीव्र औद्योगिक विकास करना था भारत में। फिर 1956 की औद्योगिक नीति को निर्धारित करते समय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित तथ्यों को भी ध्यान में रखा गया। यानी कि डीपीएसपी में जो चीज़ मेंशन था उन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए 1956 का औद्योगिक नीति को तैयार किया गया। जैसे कि आय का जो संकेंद्रण होगा वो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान आय मिलना चाहिए, यानी जिससे कि क्या होगा, क्षेत्रीय विषमता दूर हो सकेगा। तो इन्हीं चीज़ों को 1956 की औद्योगिक नीति में ध्यान दिया गया, तो जिससे आय का संकेंद्रण समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर हो ताकि क्षेत्रीय विषमता दूर हो सके, और इसी के बारे में डीपीएसपी में भी बताया गया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस औद्योगिक नीति को पेश किया गया था, जिसे भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। तो ये हम लोग को याद रखना है कि भारत का आर्थिक संविधान किसको कहा जाता है, तो भारत का द्वितीय औद्योगिक नीति जो कि 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान के समय पेश किया गया था। और भारत का प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में पेश किया गया था। ये दोनों फैक्ट याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। तो प्रथम औद्योगिक नीति का जो क्रियान्वयन आज़ादी के बाद किया गया उससे सीमित औद्योगिक सफलता मिली, क्योंकि फर्स्ट टाइम था कि भारत पहली बार औद्योगिक क्षेत्र में कुछ करने जा रहा आज़ादी के बाद से खुद से, तो उसमें सीमित असफलता थी। लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ों के बारे में भारत को पता चला कि ये सारा कमियां है, इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा, और इसी आलोक में नई औद्योगिक नीति की मांग उठी। परिणामतः भारत सरकार ने 1956 में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसकी मूलभूत विशेषताएँ निम्न थी। तो क्या हो गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय सबसे पहले क्या था कि 1954 में औद्योगिक लाइसेंस नीति लाया गया, जिसके तहत तृतीय सेक्टर और चतुर्थ सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र को 4 भाग में बांटा गया, जिसमें तृतीय भाग और चतुर्थ भाग के उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हो गया, करप्शन बढ़ने लगा, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। तो इसीलिए भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति की आवश्यकता महसूस की गई। परिणाम स्वरूप द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति को पेश किया गया, जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया, जिससे जैसे कि आय का संकेंद्रण एक जगह नहीं होना चाहिए, और इसके परिणाम स्वरूप हम लोग क्षेत्रीय विषमता को भी दूर कर पाएंगे। अब है द्वितीय औद्योगिक नीति जो कि 1956 में पेश किया गया, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये क्या कर दिया कि उद्योगों को 3 अनुसूची में विभक्त किया गया। तो 1948 में जो औद्योगिक नीति आया था उसमें उद्योगों को 4 भाग में डिवाइड किया गया था। अब 1956 में जो औद्योगिक नीति आया है उसमें उद्योगों को 3 अनुसूची में डिवाइड किया गया, अनुसूची ए, अनुसूची बी और अनुसूची सी। तो अनुसूची ए में 17 उद्योग को रखा गया है, अनुसूची बी में 12 उद्योग को रखा गया है, और अनुसूची सी में ए और बी के अलावा जितने भी उद्योग आएंगे उन सभी उद्योग को सी में जगह दिया गया है। जिस प्रकार से 1948 की औद्योगिक नीति में अनुसूची डी में उन सभी उद्योगों को शामिल किया गया था जो कि ए, बी और सी में नहीं था। तो अनुसूची ए में 17 उद्योग को रखा गया, जिनकी स्थापना और विकास जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में की जानी थी, और इन उद्योगों पर केंद्र सरकार का संपूर्ण एकाधिकार तथा नियंत्रण था। इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नाम से जाना जाता है। तो अनुसूची ए में 17 उद्योग होगा, और इसमें जितने भी उद्योग होंगे उन सभी उद्योगों को स्थापित करने का जिम्मेदारी सरकार के पास होगा, नियंत्रण भी सरकार का ही होगा उसमें, यानी कि पूरी तरीके से इन 17 उद्योग में एकाधिकार जो है वो गवर्नमेंट का होगा, और इसी को हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, अनुसूची ए हो गया। अब अनुसूची बी, तो अनुसूची बी में 12 ऐसे उद्योग को रखा गया जिसकी स्थापना निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के रूप में की जानी थी, और इन उद्योगों के भावी विकास की दिशा में राज्य द्वारा प्रयास किया जाता, परंतु निजी उद्यमकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से अलग राज्य के साथ सहयोग करते हुए नई इकाइयों की स्थापना के अवसर प्रदान किए जाने थे।
यानी कि अनुसूची बी में 12 उद्योग को जगह दिया गया और इन उद्योगों की स्थापना करने का जिम्मेदारी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का था। यानी कि अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर इन 12 उद्योगों का स्थापना करते हैं। फिर अनुसूची सी है, तो अनुसूची सी में कौन सा आ गया, तो जो अनुसूची ए और बी के उद्योग के अतिरिक्त जितने भी अन्य सभी उद्योग होंगे उन सभी को अनुसूची सी में रखा गया और इन सभी उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया। यानी कि अनुसूची ए में पूरी तरीके से 17 उद्योग जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किए जाएंगे, कंट्रोल भी गवर्नमेंट का ही होगा। अनुसूची बी में 12 उद्योग जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ये दोनों मिलके उसको स्थापित करेंगे। अनुसूची सी में क्या हो गया, तो ए और बी के अलावा जितने भी उद्योग बचे उन सभी उद्योग को अनुसूची सी में रखा गया और इन सभी उद्योगों को विकसित करने का जिम्मेदारी किसके हाथ में है, तो निजी क्षेत्र के हाथ में दे दिया गया। निजी क्षेत्र में औद्योगिक स्थापना के लिए सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक बना दिया गया। अब क्या होगा कि निजी क्षेत्र को अगर उद्योग स्थापित करना है तो सरकार से लाइसेंस लेना होगा। और 1956 को औद्योगिक नीति में तीव्र आर्थिक समृद्धि के लिए लघु कुटीर एवं मध्यम उद्योग के महत्व को स्वीकार किया गया। यानी कि एमएसएमई को 1956 के औद्योगिक नीति में स्वीकार किया गया और एमएसएमई के बारे में हम लोग सेक्शन सी में पढ़ चुके हैं। तो 1956 की औद्योगिक नीति के तहत जितने भी निजी क्षेत्र के उद्योग थे उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया, जो कि 1948 में भी देखने को मिला था। उसके बाद क्या हो गया कि यहाँ पे एमएसएमई के महत्व को स्वीकार किया गया, क्योंकि एमएसएमई जो है वो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर है भारत में। और इस औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास का नेतृत्व सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया गया। इस नीति में अनुसूची बी के सभी उद्योग तथा अनुसूची सी के अनेक उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि अनुसूची बी में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे उद्योग जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा स्थापित किए जाएंगे और सरकार के द्वारा स्थापित किए जाएंगे। अनुसूची सी में जितने भी उद्योग होंगे वो पूरी तरीके से निजी क्षेत्र के द्वारा ही स्थापित किए जाएंगे। अनुसूची बी में निजी क्षेत्र के द्वारा और सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा स्थापित किए जाएंगे और अनुसूची सी में जितने भी उद्योग होंगे वे मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के द्वारा ही स्थापित किए जाएंगे। तो अनुसूची बी के बहुत सारे उद्योग और अनुसूची सी के जितने भी उद्योग हैं उन सभी उद्योग को स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। और इस प्रावधान ने अर्थव्यवस्था में लाइसेंस कोटा परमिट राज की स्थापना की और देश के अंदर बढ़ती क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए यह नीति अर्थव्यवस्था के अत्यंत पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्र में नई सरकारी कंपनियों का स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध थी। यानी कि क्या होगा कि सरकार के द्वारा जो भी उद्योग का स्थापना किया जाएगा वे मुख्य रूप से वैसे जगहों पर किया जाएगा जो कि पिछड़ा हुआ जगह है, क्योंकि अगर उन जगहों में सरकार के द्वारा उद्योग का स्थापना किया जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और वह क्षेत्र डेवलप करेगा धीरे धीरे। इसीलिए प्राथमिकता के आधार पर उन सभी क्षेत्रों का चयन किया गया जो कि पिछड़े हुए हैं और उन्हीं जगह पर उद्योग लगाने की कोशिश की गई। इसमें निजी क्षेत्र को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई और सरकार ने निजी क्षेत्र को यह आश्वासन दिया कि इन उद्योगों के विकास के लिए सरकार इसके अधोसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का प्रयास करेगी। तो निजी क्षेत्र को भी सरकार ने काफ़ी सपोर्ट किया और प्लस क्या बताए कि आप उद्योग का स्थापित ना करेंगे तो हम लोग उसके लिए भी आपका हेल्प करेंगे, जैसे सड़क बना देंगे, बिजली पहुँचाएंगे आपके पास, पानी की आवश्यकता है तो पानी देंगे हम लोग। तो ये सारा चीज़ यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र के लिए किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि निजी क्षेत्र खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा, निजी क्षेत्र के डेवलपमेंट में भी सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र ये सारे काम नहीं करते। जैसे निजी क्षेत्र सड़क नहीं बनाएंगे, निजी क्षेत्र बिजली नहीं उत्पन्न करेंगे खुद से, तो ये सारी चीज़ मुख्य रूप से सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तो कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र भी सरकार पर डिपेंड हो जाते हैं। तो ये हो गया हम लोग का 1956 का औद्योगिक नीति, जिसके तहत उद्योगों को 3 अनुसूची में डिवाइड किया गया। अब एक निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र में आपसी निर्भरता रखा गया। निजी क्षेत्र को सरकार के द्वारा सहायता और उसका विकास उसका नियंत्रण करना था। लघु उद्योगों के महत्व को स्वीकार किया गया, एमएसएमई को स्वीकार किया गया। क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए बहुत सारे उद्योग की स्थापना को सुझाव दिया गया और इसी नीति एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के तहत दुर्गापुर, भिलाई, एचईसी जो कि रांची में है जैसे कारखानों का स्थापना भी किया गया। अब आगे है 1956 की औद्योगिक नीति के ने देश में तीव्र औद्योगिक विकास में काफ़ी योगदान दिया और इस नीति के तहत उद्योगों के विकास को और अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस नीति के तहत जो बाधा पहुंच रही थी उसकी जांच के लिए 1966 में हजारिया समिति बनाई गई। तो हजारिया समिति का संबंध किससे है, उद्योगों में जो लाइसेंसिंग नीति था उसके परिणाम स्वरूप जो भी बाधा आ रही थी उस बाधा को जांच पड़ताल करने के लिए हजारिया समिति का गठन 1966 में किया गया था। तो ध्यान क्या रखना कि हजारिया समिति जो है ये हम लोग का औद्योगिक सेक्टर से रिलेटेड है। इसके बाद 1969 में दत्ता समिति का गठन किया गया और दत्त समिति की सिफारिश के आधार पर एमआरटीपी एक्ट लाया गया था और एमआरटीपी एक्ट के तहत बड़े औद्योगिक घराने के वर्चस्व को रोकने के लिए
इनकी कुछ सीमित क्षेत्रों में ही उद्योग लगाने का अधिकार दिया गया। देखिए क्या हो गया। तो 1956 की औद्योगिक नीति के तहत अनुसूची बी और अनुसूची सी में, अनुसूची बी के बहुत सारे उद्योग और अनुसूची सी के सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था। तो लाइसेंस के तहत क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो इन्हीं चीज़ों का जांच पड़ताल करने के लिए, यानी कि औद्योगिक विकास में जो लाइसेंसिंग नीति की वजह से जो बाधा पहुंच रही थी, उन सब चीज़ों का जांच पड़ताल करने के लिए 1966 में हजारिया समिति का गठन किया गया। और इसके बाद 1969 में 10 समिति का गठन किया गया। और इन्हीं के सिफारिश के आधार पर, यानी कि 10 समिति की सिफारिश के आधार पर एमआरटीपी एक्ट इसको ख़त्म किया गया। और इसमें क्या है प्रावधान है, तो इसमें क्या था कि मान लीजिए कि उद्योग लगाना है, अगर निजी क्षेत्र को भी उद्योग लगाना है, तो ऐसी स्थिति में जो अच्छे पूंजीपति व्यक्ति होंगे उसमें भारत के, तो वही मुख्य रूप से उद्योग लगाएंगे और उनका ही औद्योगिक वर्चस्व हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ सीमित क्षेत्र में ही इनको उद्योग लगाने का अधिकार दिया गया था एमआरटीपी एक्ट के तहत। तो यही है हम लोग का 1956 का औद्योगिक नीति, जिसको भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। इसके बाद आता है हम लोग का 1991 की नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों हुई, और नई औद्योगिक नीति 1991 की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन करें। सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग सेक्शन सी में भी किए हैं, तो हम लोग सेक्शन सी में ये दोनों को भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और सेक्शन सी अगर देखे हैं ये वीडियो तो फिर ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। तो विश्व में नवीन आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण को अपनाया जा चुका था, जिसके फलस्वरूप भारत का औद्योगिक विकास अवरुद्ध सा हो गया, क्योंकि भारत विश्व बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम सा साबित हो रहा था। यानी कि जैसे ही भारत में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ, उसके बाद क्या हो गया कि भारत का अर्थव्यवस्था अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ वैश्वीकरण के साथ जुड़ना शुरू हो गया। परिणाम क्या हो गया कि ये विदेश में जितने भी वस्तुओं का निर्माण हो रहा था, तो उनकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती थी, टिकाऊ होती थी और वो सस्ते दरों पर मार्केट में आती थी। लेकिन भारत में जितने भी उद्योग थे वे कहीं ना कहीं तकनीक के अभाव में पिछड़े हुए थे, प्लस यहाँ में जितने भी वस्तुओं का निर्माण हो रहा था वो काफ़ी महंगे हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं भारत का उद्योग विदेशी उद्योग को टक्कर देने में असमर्थ सा हो रहा था। इसीलिए भारत का औद्योगिक विकास 1991 के बाद से क्या हो गया, अवरुद्ध सा हो गया था, क्योंकि ये लोग प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम ही नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में भारतीय उद्योग भी समय के साथ परिवर्तन चाह रही थी, क्योंकि देश का मुद्रा भंडार बिल्कुल खाली पड़ गया था। हम लोग देखे थे कि उस समय आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से भारत को लोन लेना पड़ा था, मजबूरी था उन लोग के डिमांड को स्वीकार करना। तो 8 बिलियन अरब का हम लोग को $8 बिलियन का हम लोग को लोन भी मिला था उस समय। तो भारत का मुद्रा भंडार इतना खाली हो गया था, 15 दिन का खाना अनाज के लिए हम लोग के पास विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर नहीं था। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जाहिर सी बात है कि उद्योगों में नए नए परिवर्तन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक आवश्यकता महसूस हो रही थी कि 1991 के बाद से भारत में औद्योगिक क्षेत्र में नए नए तकनीक को लाया जाए। इसके लिए IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड देश को वित्तीय सहायता देने से विमुख हो रही थी और देश का कर्ज बढ़ता जा रहा था, और सरकार को अपना स्वर्ण जमा पूंजी भी गिरवी रखनी पड़ी। अर्थात देश के समक्ष एकमात्र विकल्प क्या था, तो नई आर्थिक नीति को अपनाना रह गया था। यानी कि विकल्प नहीं था भारत के पास, भारत का मजबूरी था कि ये नई आर्थिक नीति को स्वीकार करे। और इसी के तहत 3 चीज़ था हम लोग का, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण था। तो IBRD और IMF का ये कंडीशन भी रखा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में ये सारा चीज़ देखने को मिला। और इसी नई आर्थिक नीति के तहत 24 जुलाई 1991 को नवीन औद्योगिक नीति प्रस्तुत की गई। यानी कि भारत में फिर से एक बार नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 को पेश किया गया। तो पहला हो गया हम लोग का 1948 में हो गया, उस समय के तत्कालीन उद्योग मंत्री और वाणिज्यिक मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में। फिर 1956 में द्वितीय औद्योगिक नीति आकर इसको भारत का आर्थिक संविधान भी कहा गया। और फिर से तीसरा औद्योगिक नीति आ रहा हम लोग का 1991 के समय 24 जुलाई को। तो ये 3 औद्योगिक नीति भारत में आ चुका है। अब इस औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नौकरशाही के जकड़ से मुक्त करना था, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण को बढ़ावा मिल सके और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण किया जा सके एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को यानी कि FDI को बढ़ावा मिल सके। तो चूंकि हम लोग देखे थे कि 1956 का औद्योगिक नीति में अनुसूची बी के बहुत सारे उद्योग और अनुसूची सी के सभी उद्योगों के लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया था। अब ये लाइसेंस लेने के लिए जाएंगे तो जो भी नौकरशाह होंगे, हो सकता है कि वो लोग इनसे पैसे की डिमांड करते होंगे, करप्शन बढ़ता होगा। यानी कि नौकरशाही की जकड़ से मुक्त करना 1991 के औद्योगिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ ही साथ भारत में उदारीकरण आ चुका था, तो उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए
और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना भी इनका उद्देश्य था। प्लस क्या था कि FDI को स्वीकार किया जाएगा, यानी कि अब भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आता है इसका विशेषता क्या है, तो इसको देखते हैं। तो लाइसेंसिंग नीति का उन्मूलन वर्तमान समय में केवल 5 को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि केवल वर्तमान में 5 ही ऐसा उद्योग है जहाँ पर लाइसेंस अभी भी लेना पड़ेगा, जिसे पहला इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा रक्षा से संबंधित सामान होगा। दूसरा बारूद, औद्योगिक विस्फोट और प्रस्फोटक फ्यूज होगा। खतरनाक रसायन, तंबाकू, सिगरेट या फिर अन्य उत्पाद इससे संबंधित, और मादक पेय। तो इन सभी चीज़ों में लाइसेंस अभी भी सरकार से लेना पड़ेगा, लेकिन इनके अलावा जितने भी उद्योग हैं उन सभी में लाइसेंस नीति को खत्म कर दिया गया। यानी कि एक चीज़ समझ में आ रहा है क्या है कि 1948 के औद्योगिक नीति के बाद से 1956 का औद्योगिक नीति और 1991 का औद्योगिक नीति में कि धीरे धीरे जो लाइसेंसिंग नीति के परिणाम स्वरूप जो भी समस्या आ रही थी, सरकार उनको खत्म करने का प्रयास कर रही है। और परिणाम स्वरूप 1991 में स्थिति ऐसा हो गया क्या कि सिर्फ 5 ही क्षेत्र में लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया। दूसरा, निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को सीमित किया गया। यानी कि चूंकि भारत में LPG रिफॉर्म हो गया है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन आ गया है, यानी कि निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया, जो भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री थे, जो भी सार्वजनिक उद्योग थे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे, उन सभी को सीमित किया गया ताकि निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। और 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के तहत जो 17 उद्योग आरक्षित किया गया था, जो कि वर्तमान में 2 उद्योग ही रह गए हैं। तो 1956 का औद्योगिक नीति में अनुसूची ए में क्या था कि 17 उद्योग ऐसे उद्योग थे जो मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा ही स्थापित किए जाएंगे और पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का ही होगा। तो 1991 के औद्योगिक नीति के तहत जो यहाँ पे 17 उद्योग था, इसकी संख्या घटकर कितना हो गया, 2 उद्योग हो गया। और 2 उद्योग किससे, परमाणु से संबंधित। तो एक परमाणु ऊर्जा हो जाएगा और दूसरा परमाणु ऊर्जा विभाग। तो यही 2 ऐसे क्षेत्र जो कि अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में है। 1956 की औद्योगिक नीति ए में जितने भी 17 थे उसको घटाकर 2 किया गया, और ये 2 ये वाला है। स्मरण रहे कि रेलवे भी आरक्षित उद्योग में शामिल था, परंतु वर्तमान दौर में रेलवे की बुनियादी संरचना में निजी भागीदारी को मंजूरी प्रदान की गई, जैसे कि रेलवे गलियारा का निर्माण करना, हाई स्पीड ट्रेन यात्री डिब्बे का निर्माण करना, या फिर रेलवे विद्युतीकरण और सिग्नल प्रणाली के क्षेत्र में निजी कंपनी की भूमिका शामिल की गई है। और इसी को हम लोग बोलते हैं PPP बोलते हैं, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि पब्लिक मतलब सार्वजनिक हो जाएगा, प्राइवेट यानी कि निजी हो जाएगा, और पार्टनरशिप यानी कि दोनों के मदद से क्या हो रहा है, रेलवे अब संचालित हो रहा है। अतः ऐसे में रेलवे का परिचालन तो सार्वजनिक क्षेत्र में है, परंतु रेलवे संरचना निजी क्षेत्र में से अभिप्रेरित है। ऐसे में रेलवे को आरक्षित उद्योग नहीं कहा जा सकता। यानी कि शुरू में क्या था, रेलवे जो था वो आरक्षित उद्योग में था, सरकार के अंडर में था, लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसा हो गया है कि अगर रेलवे गलियारा का निर्माण करना है, डिब्बा सबका यानी कि यात्री डिब्बा का निर्माण करना है, सिग्नल प्रणाली का निर्माण करना है, तो कहीं ना कहीं ये निजी क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा, संचालन सरकार के द्वारा किया जा रहा, यानी कि दोनों की भागीदारी से रेलवे भी चल रहा। तो ऐसी स्थिति में रेलवे को पूरी तरीके से आरक्षित बोलना सही नहीं होगा। फिर MRTP एक्ट लाया गया, जिसके तहत क्या हो गया था कि जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने थे उनके वर्चस्व को रोकना था। तो 1969 में दत्त समिति का गठन किया गया और उन्हीं की सिफारिश पर MRTP एक्ट लाया गया। तो इसमें क्या था कि एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम। स्मरण रहे कि KC दास गुप्ता कमेटी की सिफारिश पर 1970 में MRTP एक्ट लागू हुआ तथा MBS राघवन कमेटी की सिफारिश पर 2000 में इसे समाप्त कर दिया गया तथा इसकी जगह 2000 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। हजारिया समिति और दत्ता समिति जो था वो लाइसेंसिंग नीति की वजह से जो भी मुसीबतें सामने आ रही थी उद्योगों के लिए, उसके खिलाफ वो लोग समीक्षा किए थे। और इसके बाद 1969 में हम लोग का KC दास गुप्ता कमेटी की सिफारिश पर MRTP एक्ट को लागू किया गया। और फिर क्या हो गया, 1970 में MRTP एक्ट लागू हो गया, जो कि 2000 तक चला। और 2000 में फिर से MRTP एक्ट के जगह पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। तो ये ध्यान देना है कि MRTP एक्ट जो है वो हम लोग का KC दास गुप्ता कमेटी के सिफारिश पर लागू किया गया था, जबकि हजारिया समिति और दत्ता समिति का संबंध क्या हो गया, औद्योगिक क्षेत्र से हो गया। अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, तो मई 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई और यह आयोग एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार आयोग का स्थान लिया, यानी कोई वाला बात लिख दिया गया है। चौथा आता है तिवारी समिति आता है, जो तिवारी समिति का संबंध किससे है, औद्योगिक क्षेत्र से। क्या क्या हो गया हम लोग का, हजारिया समिति हो गया, दत्ता समिति हो गया, इसके बाद KC दास गुप्ता कमेटी हो गया,
और अब आता है हम लोग का तिवारी समिति। तो याद रखना है क्या, ये सारा समिति का संबंध औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड है। तो 1981 के समय है, तिवारी समिति की सिफारिश के आधार पर 1985 में जो भी रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम पारित किया गया तथा 1987 में एक संविधिक संस्था के रूप में बीमार इकाइयों का पुनर्निर्माण के लिए BIFR यानी कि औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन किया गया। तो 1981 में तिवारी समिति का जो सिफारिश था उसी का आधार पर 1985 में एक अधिनियम पारित किया गया जो कि रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम था। इसके तहत क्या था कि 1987 में जितने भी बीमार इकाई है यानी कि वैसे उद्योग जो कि पुराने हो चुके हैं, जिसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, नए नए तकनीक की आवश्यकता है, तो उसके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया, औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड। हालांकि वर्तमान में रुग्ण कंपनियों के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का गठन किया गया जो कि रुग्ण कंपनियों से संबंधित मामले को देखती है। पांचवा पॉइंट है क्या, सीमा शुल्क में निरंतर छूट दी गई ताकि उदारीकरण को बल दिया जा सके। छठा पॉइंट, सार्वजनिक उपक्रम हेतु विनिवेश नीति अपनाई गई। इसके लिए 1992 में रंगराजन कमेटी, 1996 में रामकृष्ण आयोग और 2001 में RH पाटिल आयोग का गठन हुआ और 1998 में अलग से विनिवेश मंत्रालय बनाया गया जिसका उद्देश्य क्या था, तो सार्वजनिक उद्यम को मजबूत करना, कर्मचारी के हित का रक्षा करना और राष्ट्र आय में वृद्धि करना था। फिर अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में छूट दी गई और भारत में अब मात्र 3 ही ऐसे क्षेत्र जहां पर FDI प्रतिबंधित है, जैसे परमाणु ऊर्जा, लॉटरी और जुआ और सट्टेबाजी से संबंधित जो भी चीज़ है। घरेलू उद्योगों को आधुनिकीकरण करने के लिए विदेशी तकनीक का आयात किया गया, क्योंकि अब LPG हो गया है तो हम लोग का सिर्फ विदेशी फंड ही नहीं आएगा बल्कि विदेशी फंड के साथ साथ विदेशी निवेशकों के साथ साथ विदेशी तकनीक भी भारत में आएंगे। तो कहीं ना कहीं घरेलू उद्योगों में नए नए तकनीक का प्रयोग होगा और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी उद्योगों से उत्पादित वस्तुओं के प्रतिस्पर्धा के लायक बन पाएंगे। तो उपरोक्त विशेषताओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि नई औद्योगिक नीति को देश में तीव्र औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहल माना गया है, क्योंकि इस नीति को अपनाने से लाइसेंसिंग राज प्रणाली से हो रही परेशानियों से उद्योगपतियों को मुक्ति मिल गई। इसके अलावा उद्योगपति की प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ने लगी, निजीकरण को अत्यधिक बढ़ावा मिला और इस प्रकार नई औद्योगिक नीति ने औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाई। परंतु इस औद्योगिक नीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं भी उत्पन्न हुई। मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग का नया औद्योगिक नीति 1991 में लाया गया, LPG रिफॉर्म के बाद लाया गया है, तो इसमें क्या हो गया कि सरकार के द्वारा जितने भी 17 उद्योग को औद्योगिक नीति 1956 में आरक्षित किया गया था उनको घटाकर 2 कर दिया गया। प्लस क्या हो गया, निजी क्षेत्र के ज़्यादा जगह देने के लिए सरकार ने जो सार्वजनिक क्षेत्र थे उनको भी घटा दिया। सरकार ने क्या किया, FDI को स्वीकार किया। अब विदेशी निवेशक आके भारत में नए नए कंपनी खोल सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार औद्योगिक क्षेत्र को स्ट्रांगली डेवलप करने के लिए बहुत सारे नीतियों को ला रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे दिक्कत वाला चीज़ था लाइसेंस प्रणाली, जो कि अनुसूची C और अनुसूची B के कुछ उद्योगों के लिए आरक्षित रखा गया था, तो उसको भी सरकार ने बहुत कम कर दिया यानी कि उदार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद क्या हो गया कि बहुत सारी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिली, जैसे कि नई औद्योगिक नीति विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए अत्यधिक प्रयास करती है, जिसके कारण पूंजीवाद को बढ़ावा मिला और भारत जैसे श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ी। यानी कि जो सरकारी उद्योग होते हैं तो वे क्या करते हैं कि मुख्य रूप से ऐसे जगहों पर उद्योग लगाते हैं जहाँ पर जगह क्या पिछड़ा जगह होगा, तो वैसी स्थिति वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन निजी क्षेत्र जो होगा वे उद्योग सामान्यतः ऐसे जगह पर लगाएंगे जहाँ पर मार्केट काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। तो ऐसी स्थिति में जो नई औद्योगिक नीति थी 1991 की, वो विदेशी पूंजी को आकर्षित करने में ज़्यादा ध्यान देने लगी। परिणाम क्या हो गया कि भारत में जो बेरोजगारी थी वो बढ़ने लगी। इस औद्योगिक नीति के फलस्वरूप जो लघु उद्योग थे भारत में उसका महत्व में निरंतर ह्रास देखा गया, क्योंकि बड़े पूंजीपति लाभदायक उद्योग पर ही ध्यान देते थे। फिर नई औद्योगिक नीति से क्षेत्रीय विषमता बढ़ी, क्योंकि विदेशी कंपनियां वैसे स्थानों पर उद्योग की स्थापना करती है जहां उचित बाजार व्यवस्था और उचित संसाधन इत्यादि हो, यानी कि जो डेवलप्ड जगह वो और भी अधिक डेवलप होते चला गया और जैसे जो पिछड़ा इलाका है वो नई औद्योगिक नीति की वजह से पिछड़ा ही रह गया। ये सारा समस्या देखने को मिला। फिर उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि नई औद्योगिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक विकास के साथ साथ नकारात्मक सोच को भी बढ़ावा दिया, लेकिन औद्योगिक नीति की विशेषताओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि निस्संदेह देश के औद्योगिक विकास में नई औद्योगिक नीति काफ़ी कारगर रही, जिसका परिणाम रहा कि आज भारत अनेक औद्योगिक उत्पाद में आत्मनिर्भर बन चुका है और विश्व बाजार में उद्योगों के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका है।
तो कहीं न कहीं 1991 का औद्योगिक नीति पहले की औद्योगिक नीति से काफ़ी उदार बना। इसका प्रॉफिट भी भारत को मिला और इसका नुकसान भी भारत में झेलना पड़ा, यानी कि इसके दोनों चीज़ देखने को मिल रहा है। तो 3 औद्योगिक नीति हो गया 1948, 1956 और 1991। तो ये तीनों औद्योगिक नीति हम लोग को ध्यान रखना है, और अगर ये तीनों याद रहता तो सेक्शन सी का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और सेक्शन ए का एक चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अब सरकार के द्वारा एक योजना है मेक इन इंडिया, तो इसको देखते हैं। तो 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार ने भारत में निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक निवेश स्थल के रूप में प्रदर्शित करना था। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य बिंदु क्या हो गया? तो इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा निवेश भारत यानी कि इन्वेस्ट इंडिया नामक अधिकारिता संवर्धन तथा सुविधा सेवा एजेंसी का प्रवर्तन किया गया। निवेश भारत के माध्यम से विदेशी निवेशकों को नियामक और नीति संबंधी मुद्दों के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देनी थी, और जो भी नियामक संबंधी जो भी मंजूरी था उसको प्राप्त करने में सहायता भी किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। मेक इन इंडिया पहल 4 स्तंभों पर आधारित है, जिन्हें भारत के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित किया गया था। नई प्रक्रिया क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है कि किसी भी कारोबारी तथा व्यवसाय से संपूर्ण जीवन चक्र के लिए उद्योग का लाइसेंस मुक्त या विनिमय मुक्त किया जाएगा, यानी कि लाइसेंस नीति को और भी उदार बनाया जा रहा है इसके तहत। नई अवसंरचना के तहत क्या है? तो इसका उद्देश्य आधुनिक हाई स्पीड संचार, एकीकृत लॉजिस्टिक व्यवस्था की आधुनिकतम प्रौद्योगिकी पर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक कॉरिडोर और स्मार्ट सिटी विकसित करना है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर अब मेक इन इंडिया के तहत विनिर्माण, अवसंरचना और सेवा कार्यकलाप में 25 क्षेत्र को चिन्हित किया गया। रक्षा उत्पादन, निर्माण और रेलवे अवसंरचना क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई, यानी कि अब रेलवे में भी हम लोग का विदेशी निवेशक आ सकते हैं, FDI की मंजूरी मिल गया है। नया दृष्टिकोण में क्या है? तो उद्योग द्वारा सरकार की विनियामक की भूमिका में देखने की आदत है। सरकार इनमें आमूलचूल बदलाव लाएगी और सरकार देश के आर्थिक विकास में उद्योगों के साथ साझेदारी करेगी, न कि विनियामक की भूमिका में होगी। और मेक इन इंडिया पहल के तहत विदेशी निवेशकों के साथ साथ उन चुनिंदा घरेलू कंपनियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो नवाचार और नई तकनीक के मामले में अग्रणी है। इसके तहत पर्यावरण अनुकूल एवं उन्नत निर्माण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, और साथ ही साथ इन कंपनियों को वैश्विक वैल्यू चेन के महत्वपूर्ण हिस्से बनाने में भी मदद दी जाएगी। तो बस यही वाला है हम लोग का मेक इन इंडिया कार्यक्रम, और इसी के साथ हम लोग का 5वां चैप्टर औद्योगिक अर्थव्यवस्था भी खत्म हो जाता है, और काफ़ी ईजी और अच्छा टॉपिक है ये वाला। तो आप लोग इस PDF को पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए, समझ में आएगा, चीज़ें दिमाग में घुसेंगी तो अपने आप ये टॉपिक ईजी लगने लगेगा। PDF के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 6206193277, क्योंकि अगर आप सारा PDF को लिखने बैठिएगा तो फिर लिखते लिखते आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उतना में अगर आप PDF से पढ़िएगा तो हो सकता है कि 1 से 2 बार वो आपका ख़त्म भी हो जाए। तो इसलिए PDF को पढ़ने में ध्यान दीजिए, ना कि इसको कॉपी में अभी लिखने का प्रयास कीजिए। तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, और जो भी जानकारी होगा वो आपको इसी नंबर से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जो कि हम लोग का सेक्शन ए में, पेपर 5 में सेक्शन ए में 6ठा चैप्टर होगा, और वो होगा लोक वित्त का। तब तक के लिए धन्यवाद।